हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम को भी शुरू करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमारे सामने आ रहा है बेटा, वो है द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम्स कॉन्स्टेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो, जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड हो सिस्टम से, जब सिस्टम में इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप हो जाए, एस्टैब्लिश हो जाए, यानी सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो तब जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या आप कहेंगे कि द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं तब सिस्टम की, जैसे टेम्परेचर हो गया इन द सेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, या फिर डेंसिटी जो है, कलर जो है, तो इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है, इवन की प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह जो भी है, ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बच्चों, ये तब उस सिस्टम की क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, जब उस सिस्टम पे इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो पहुंच जाती है। तो यानी व्हेन a state of equilibrium develops in a system, then these measurable properties remains constant। या आप सिंपली कहेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, the measurable properties of the system becomes constant at equilibrium। तो जैसे ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैं वगैरह बताया यहाँ पे, या जिसको हम जनरली टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह बताएंगे, या फिर डेंसिटी है, कलर वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। देखो, मैंने जो लेक्चर नंबर 1 हमने लिया था इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से बच्चों, मैंने तब ये डायनेमिक क्या होता है ये बताया था, लेकिन मैं चलो फिर भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, याद दिलाऊंगा आपको मैं। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर का मतलब, वी आर हियर कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के सेंस में हमने यहाँ पे ये बात कहनी है कि क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम भी जो है वो डायनेमिक इन नेचर होता है। तो डायनेमिक का जो मीनिंग है वो मतलब हो गया कि जो मतलब चलने फिरने वाला होगा। ठीक है, चलने फिरने वाले को हम बोलेंगे दैट इज मूवेबल जो होगा, यानी स्टेशनरी नहीं होगा, एक ही जगह पे वो जो है वो फिक्स नहीं होगा और वहीं पे वो नहीं बना रहा होगा, बल्कि यहाँ पर जो है दो अपोजिंग प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ठीक है, वो मूवेबल होंगे, तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक, या आप जिसको बोलेंगे कि वो मोशन में होंगे। ठीक है, एट रेस्ट नहीं होंगे वो। एट रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं बच्चों स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं ये पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो रेस्ट पे जो इक्विलिब्रियम डेवलप हो किसी भी चीज़ से, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन मोशन में जो इक्विलिब्रियम डेवलप हो दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच में, तो उसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यू हैव टू कीप द कैरेक्टरिस्टिक इन माइंड दैट दिस फिजिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो डायनेमिक इन नेचर, जिसको मैंने यहाँ सिंपली लिखा कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। होप कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा, सच एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर्स। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम, ये तो जाहिर सी बात है बच्चों, हमने पहले भी जब जनरल सेंस से इक्विलिब्रियम पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम तब ही जाके डेवलप हो सकता है, इक्विलिब्रियम तब ही दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच बन सकता है अगर वो रिएक्शन प्रोसेस जो है आप एक क्लोज्ड कंटेनर में कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट एन इक्विलिब्रियम that means here we are talking this equilibrium that is of physical nature is attained, ये हो सकता है। ठीक है, कब, कहाँ पे, in closed container। that means जो characteristic feature आ रहा है, simply आप उसे लिखेंगे कि such an equilibrium is attained only in closed containers, कि ये जो equilibrium है ये equilibrium closed containers में ही possible है, open containers में equilibrium नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं बेटा। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सबस्टांसेस रिमेन्स कहो या बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डेवलप हो जाती है, तो उसके दौरान जो कंसंट्रेशन डिफरेंट सब्सटेंसेस का यहाँ पे बेटा मतलब है कि सपोज करें जो वो रिएक्शन होगी तो वहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स होंगे, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच जब आपका
इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा, अटेन हो जाएगा, तो उस समय जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी आप बताएंगे कि जितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ट्रांसफर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा, सेम अमाउंट ऑफ, सेम क्वांटिटी ऑफ, सेम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। ऐसा यहाँ पे जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इक्विलिब्रियम का, ये यहाँ पे इस तरह से कहता है। इसके बाद आप याद रखेंगे एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट्स एन एक्सप्रेशन। अब जब बेटा इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है तो इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद साथ साथ में यहाँ पर क्या है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप हो जाती है, एग्जिस्ट करती है, विच इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। जरा ध्यान से समझना, एक एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट्स एन एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम पे एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, जो इन्वॉल्व क्या करती है, सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन। इट मीन्स अब द एक्सप्रेशन अबाउट हार्म यू आर टॉकिंग, जिस एक्सप्रेशन की यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 में बात कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन है वो इन्वॉल्व कर रहा है सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को, इन्वॉल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस विच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जो एक्सप्रेशन बेटा एग्जिस्ट करती है, जो इन्वॉल्व करती है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो वो कांस्टेंट रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस, इस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। व्हाट इज इट कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक कांस्टेंट तो आपका टेम्परेचर रहा ना, ठीक है, जैसे हमने कहा कि पूरे सिस्टम में, सिस्टम के दौरान जो है टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन दूसरी भी कोई चीज़ यहाँ पर है जो सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, इन्वॉल्व करती है, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है उसे हम एक एक्सप्रेशन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। दैट इज, देखो मैं फिर से यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को यहाँ पे दोहराता हूँ, एट इक्विलिब्रियम देयर एग्जिस्ट्स एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। जब वो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व करता है कंसंट्रेशन सब्सटेंसेस की, तो आगे क्या कह रहा है, विच इज कांस्टेंट, और वो एक्सप्रेशन ऑफ द सब्सटेंस जो है ये क्या है, एक्सप्रेशन जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व करता है वो क्या, कांस्टेंट है। कहाँ पे बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, आप याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटा किसके, क्या कहेंगे आप, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आप याद रखना कि अगर सपोज करें बच्चों हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम, सपोज करें कि इक्विलिब्रियम जो है आप कैटालिस्ट वहाँ पे ऐड कर रहे हैं रिएक्शन सिस्टम में, तो वो कैटालिस्ट जो है वो क्या करेगा वहाँ पे, इक्विलिब्रियम को वो जो है मतलब उसको वो इक्विलिब्रियम को जो है वो अटेन ना होने दे, या फिर उसमें किस तरह की वो चेंज करेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आप कैटालिस्ट जो है एक ऐसी रिएक्शन में, रिएक्शन सिस्टम में ऐड करेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो रहा हो या जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया हो, अगर उसमें इक्विलिब्रियम अभी डेवलप नहीं हुआ हो, तो ये जो कैटालिस्ट आप वहाँ पर ऐड करेंगे वो हेल्प करेगा। आपने ये याद रखना है, एडिशन ऑफ कैटालिस्ट टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन हेल्प्स इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम एंड दैट टू मच अर्ली, मोर अर्ली, मतलब पहले ही। जैसे मान लो अगर कैटालिस्ट नहीं भी था तो उससे, उसके कैटालिस्ट के अलावा जो है रिएक्शन को समय लगता, ज़्यादा टाइम लगता इक्विलिब्रियम स्टेज पे आने को। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए आपने कैटालिस्ट डाल दिया तो फिर उस रिएक्शन सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम स्टेज होगी वो पहले आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हमने लेक्चर 1 में इक्विलिब्रियम देखा, उसका कॉन्सेप्ट लिया, फिर उसकी कुछ टाइप्स में फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की, और तब हमने लेक्चर 1 में सिर्फ फिजिकल इक्विलिब्रियम जितना किया था एक्सप्लेन, और कैरेक्टरिस्टिक्स आज हमने पढ़े। और अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब तो चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन करते हैं। जैसे आपको याद हो कि हमने वहाँ पे फिजिकल इक्विलिब्रियम को भी इसी तरह से डिफाइन किया था,
वहाँ पे भी लिखा था मैंने कि फिजिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसेस। अगर आपको याद हो तो मैंने जब उसका डेफिनेशन दिया था फिजिकल इक्विलिब्रियम का, तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस से मैंने लिखवाया था कंपैरिजन करके। बेटा मैंने बताया था आपको, इट इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व ओनली अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल इक्विलिब्रियम में दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पे आपको दिखेगी? फिजिकल स्टेट में, विदाउट एनी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं दिखेगी। ये हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम था। लेकिन यहां पे कैसे कह रहे हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। देखो बच्चों, वहां हमने कहा था कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आती है। तो यहां पर बताना आपने कि यहां इस वाले इक्विलिब्रियम में, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल कंपोजिशन में सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में जो है वो चेंज आती है। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करूं डेफिनेशन को, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज, या सिंपली आप बोल सकते हो इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच द टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंज। दो अपोजिंग प्रोसेस के बीच कहां चेंज आएगी? इन केमिकल कंपोजिशन। इन केमिकल देखो बच्चों, जब केमिकल कंपोजिशन में चेंज आती है तो इस तरह की चेंज को तो हम केमिकल चेंज कहते हैं। यानी आप सिंपल सा ये भी याद रख सकते हो कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में फिजिकल चेंज होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज जहां हो, आप मान लो कि वहां पर जैसे केमिकल रिएक्शन हम कहते हैं, केमिकल रिएक्शन का हम डेफिनेशन कहते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन में ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, और उसके बाद वो न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं जिन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। न्यू सब्सटेंस तभी बनेंगे जब प्रीवियस रिएक्टेंट्स की जो है वो क्या है, कंपोजिशन में चेंज आए। तो इसी तरह से हमने यहां पर भी केमिकल इक्विलिब्रियम को बेटर डिफाइन किया कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व करता है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यानी जिसमें आप ये बताएंगे कि यहाँ न्यू सब्सटेंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस इक्विलिब्रियम के, केमिकल इक्विलिब्रियम के। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक जनरल केमिकल रिएक्शन देके इस केमिकल इक्विलिब्रियम को। पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो बेटा, आपने सुना होगा कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया या प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 इन फ्रॉम पी ब्लॉक। ठीक है, तो जब क्लास 12th में आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे बेटा, वहाँ पे आप ग्रुप 15 में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो आप इतना थोड़ा सा याद रखिए, ये एक मतलब मेथड है स्पेशली डिजाइंड बाय हैबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस अमोनिया। तो वहाँ पर भी कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन बी जो है वो एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम उसमें डेवलप हो जा सकता है, और जो क्या एग्जांपल बनाती है केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए N2 नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस इसके साथ, यानी दो गैसेज है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेज जब ये आपस में रिएक्ट होती हैं तो ये अमोनिया जैसी गैस जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं। बाकी ये बैलेंसिंग तो आप जानते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड आपको पता होना चाहिए। ये नाइट्रोजन आइडिया हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 थे ना, तो मैंने 2 नाइट्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ट्वाइस मार दिया, तो बदले में मेरे हाइड्रोजन 3 2 6 हो गए, तो मैंने यहाँ H2 के पीछे क्या लगा दिया 3 3 2 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड, और नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए इस तरह से। ठीक है, तो कहने का मतलब है द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया is a reversible chemical reaction, but most especially here you can say in terms of equilibrium that this is an example of a chemical equilibrium। यहाँ केमिकल चेंज, यहाँ केमिकल कंपोजिशन में चेंज हमको नज़र आ रही है कि यहाँ नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जैसी गैसेस जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर, यहाँ हमको वो नाइट्रोजन गैस नहीं दिख रही है प्रोडक्ट में, या हमको हाइड्रोजन गैस नहीं दिख रही, हाँ, बल्कि हमको एक नया प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस जो है वो दिख रहा है। तो गोया यहाँ पे कंपोजिशन में चेंज आई है सब्सटेंसेस की, और एक न्यू सब्सटेंसेस बना है प्रोडक्ट में, इसलिए ये केमिकल चेंज है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरह से ये एग्जांपल्स भी आप याद रखेंगे, दैट इज रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में अब यहाँ आयोडीन जनरली बेटा सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ मैंने गैस इसलिए लिखा कि हमने इसको सबलाइम करके यहाँ पे लिखा। ठीक है,
सबलाइम अगर हम जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो आयोडीन को हमने पहले क्या करना होता है, हीट अप करके इसको गैस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो तब जाके ये क्या बनाता है, 2 टाइम्स HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जैसा सबस्टेंस, नया सबस्टेंस। तो ये भी केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, लेकिन कुछ चंद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। इसी तरह से आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, ये 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन एक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ये भी एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द केमिकल इक्विलिब्रियम मोर प्रिसाइजली बाय कंसिडरिंग अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। थोड़ा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम को हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक जनरल केमिकल रिएक्शन या एक जनरल केमिकल इक्वेशन बताएंगे, वो हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है A+B गिव्स C+D। कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें A+B आपके रिएक्टेंट्स हैं बच्चों, और वो रिएक्टेंट्स जैसे ही आपस में कॉम्बाइन होते हैं, आपस में रिएक्ट होते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यू सबस्टांसेस बनाते हैं, यानी प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका नाम है C+D। अब जरा बात जो है यहाँ पे बेटा ध्यान से समझना, मैं क्या क्या बातें आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस जनरल केमिकल रिएक्शन A+B गिव्स C+D। इन द बिगनिंग, शुरुआत में जैसे ही ये रिएक्शन अब शुरू होगी बेटा, इनिशिएट होगी, शुरू होगी, इन द बिगनिंग वी विल सी दैट द कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन जानते हैं ना आप, कंसंट्रेशन का मतलब हो गया अमाउंट, किसी चीज़ की मिकदार, कोई चीज़ कितनी है, कितनी डाली हुई है रिएक्शन के लिए, ऐसा भी आप मान सकते हो, ठीक है ना। तो द कंसंट्रेशन ऑफ A and B आर मैक्सिमम, द कंसंट्रेशन ऑफ A and B इज मैक्सिमम। शुरू में क्या है, जैसे रिएक्शन शुरू होती है तो कंसंट्रेशन जो A और B का वो मैक्सिमम है। ये तो जाहिर सी बात है, ये तो एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि जैसे रिएक्शन शुरू हम करेंगे तो हम रिएक्टेंट जो है वो हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट जितना हमने लिया होगा। तो सपोज करें जैसे ही अभी ये रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो रिएक्टेंट्स को हम बताएंगे कि ये रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोर है, तो प्रोडक्ट तो अभी तुम्हारा 0 होगा। हाँ, जैसे ही आपकी रिएक्शन शुरू हो जाएगी तो ये जो कंसंट्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तब घटना शुरू कर देगा और प्रोडक्ट्स जो है वो आराम आराम से आप बढ़ने लगेंगे। समझ आ रही बात। तो बच्चों यही बात मैं यहाँ इस जनरल रिएक्शन में आपको समझाना चाहता हूँ कि इन द बिगनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A and B रिएक्टेंट्स आर मैक्सिमम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ C and D प्रोडक्ट्स आर मिनिमम, ठीक है। कि शुरू में जो है, बिगनिंग में जो है रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है। तो एज द रिएक्शन नाउ प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन स्टार्ट्स, जैसे ही रिएक्शन अब शुरू होती है, it has been now observed that the concentration of A and B starts decreasing। जैसे रिएक्शन शुरू होती है तो ये A और B रिएक्टेंट्स जो हैं इनका कंसंट्रेशन जो है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट आप बताएंगे क्या बता रहा हूं मैं, पॉइंट जरा ध्यान में रखिए। एज द रिएक्शन स्टार्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A and B स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा ना प्रोडक्ट में। Whereas if we talk about the concentration of C and D, what happens there? The concentration of C and D starts increasing। अब आहिस्ता आहिस्ता से जब रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में बदलने शुरू हो जाएंगे तो प्रोडक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा था, अब वो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन मान लीजिए इस ज़्यादा में से थोड़ा कम होना शुरू हो गया, और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन जो पहले 0 था, कुछ भी नहीं था, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। Whereas the concentration of C and D products starts increasing। Therefore यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, जब इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको बताया था, यहाँ इक्विलिब्रियम साइन जो डबल हेडेड एरो होता है, यहाँ जो ये वाला एरो होता है ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे देयरफॉर द रेट मीन्स स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग नाउ। इसका मतलब फिर ये हो गया कि अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो रिएक्टेंट्स की स्पीड भी तो कम हो जाएगी ना। देखो बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे दिलाऊं, जैसे देखो एक गाड़ी है,
अगर आपके गाड़ी में अच्छा फ्यूल है, ठीक है, गाड़ी में अगर फ्यूल अच्छे से डाला हुआ है तो आप जैसे ही एक्सीलेटर मारोगे तो गाड़ी जो है एकदम क्या करेगी, ज़्यादा फास्टली मूव करेगी। लेकिन अब आप मान रहे हैं कि मानो कि ऐसा है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल बहुत कम है। क्या है, फ्यूल जितना कम हो उतनी आपकी व्हीकल की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, ये आप जहन में रखिए। यानी आप बताएंगे देखिए जितना ज्यादा फ्यूल उतना ज्यादा आप चलते जाइए जहां आपने जाना है। समझ आ रही बात आपको? तो सेम इज द केस हियर, हम यहां बताएंगे उस फ्यूल को भी आप कंसंट्रेशन से ले सकते हो ना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा स्पीड, जितना कंसंट्रेशन कम तो उतनी स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात? आप बताओगे कि भाई आप तेज क्यों नहीं चल रहे हो, भाई गाड़ी में जो है वो तेल कम है, मैं करूं तो करूं क्या करूं, तेल डाल दीजिए इसमें। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, फ्यूल बढ़ा देंगे उसमें, गाड़ी जो है आपकी एकदम फास्ट चलनी शुरू हो जाएगी अगेन, जैसे कंसंट्रेशन उसका बढ़ेगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन घट रहा है या रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है जब वो प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं। तो इसका मतलब इससे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो रेट पे ये ऑब्जर्व्ड बात हम आपसे कह रहे हैं, परखी जांची हुई बात कह रहे हैं, जांची परखी हुई बात कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बच्चों वो डिक्रीज होगी और रेट स्पीड ऑफ, जो देखो पहले प्रोडक्ट्स तो कम थे, अब धीरे 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 प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। तो हम बोलेंगे कि जब प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए तो उनकी स्पीड जो है आप बैकवर्ड यहां रिएक्टेंट्स में बदलना वो ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही बात आपको? जरा ध्यान से पॉइंट को समझो। Therefore we can say here the rate of forward reaction is decreasing and the rate of backward reaction is increasing. by forward reaction का रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, लेकिन बदले में अगर हम देख रहे हैं तो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स जब बैक वापस आ रहे हैं रिएक्टेंट्स में, यानी बैकवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे उसकी स्पीड ज्यादा है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग whereas the rate of backward reaction is, the rate of forward reaction is decreasing whereas the rate of backward reaction is increasing। ऐसा हमने यहां पे देखा। ओके, नाउ अल्टीमेटली आखिरकार यहां होता क्या है बेटा, अ स्टेज कम्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन गेट्स बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट मीन्स यू कैन से a stage comes when the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, and at this stage the reaction is said to be in equilibrium stage or in equilibrium state you can say। ऐसे स्टेट पे, ऐसे पॉइंट पे जहां पे बेटा ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, उसे आप कहोगे कि ये रिएक्शन जो है ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे इस समय जो है वो पहुंच चुकी है। या आप कहेंगे कि यही वो पॉइंट है, यही वो स्टेज है जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। ठीक है, देन द रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड सच एन इक्विलिब्रियम। तो फिर इस तरह के जो ये इक्विलिब्रियम, इस तरह का जो ये इक्विलिब्रियम आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ अगर हम इसको दिखाएंगे ग्राफिकल नोटेशन से, जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है बेटा, देखो यहाँ पे ये जो ग्राफ मैंने यहाँ दिया है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन द वेरिएशन इन अ रिएक्शन रेट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस। अगर हम ग्राफिकली देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब आप कॉपी पे क्या लिखेंगे जो मैं अब कहने जा रहा हूं, ग्राफिकल आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, ये अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। ठीक है, अब यहां पे आप बताएंगे, देखो ग्राफ से हम कैसे दिखाएंगे इसको, समझा रही आपको बात? व्हेन द, देखो 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 यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ, व्हेन द कंसंट्रेशन, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, डेवलप हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है, ठीक है, कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो गई होती है। मैं एक चीज पहले आपको बताता हूं ग्राफ को समझाने से पहले। व्हेन इक्विलिब्रियम, whenever equilibrium reached, whenever equilibrium is reached, we noticed that it happens that it appears that, ऐसा हमको देखने को लगता है।
मतलब हम उस समय समझने लगते हैं कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द केस, ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है वहाँ पे, द रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। रिएक्शन तब भी जब हमको लगता है कि रिएक्शन स्टॉप है, तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, ठीक है, रिएक्शन फिर भी हो रही होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में, बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन के। बट द ओनली डिफरेंस हियर इज दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एज मच ऑफ द रिएक्टेंट्स, जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, द सेम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिसोसिएट, तो उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी डिसोसिएट होगा, वो भी स्प्लिट अप होगा टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स इन द सेम टाइम। ठीक है, ये जिसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियसली ऐसा हो जाना, जितना रिएक्टेंट जो है वो जितना अमाउंट जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट कर रहा है। आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो उसी समय पे वहीं पे होगा, और ये दोनों किस्म की चेंजेस जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जो है वो आपको विद इन नो टाइम जो है ये नोटिस होंगी। तो चूंकि इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिसोसिएट हो जाते हैं, किसके लिए, टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स इन द सेम टाइम। हेंस वी कैन से द केमिकल इक्विलिब्रियम लाइक दैट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज बेटा डायनामिक। डायनामिक मतलब देखो ना, ये भी चलता फिरता है ना, ये भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कन्वर्जन हो रहा है ना। ठीक है, तो हम इसको भी क्या बोलते हैं, डायनेमिक। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अभी बात बताऊंगा, तो अभी भी आप याद रखना कि जैसे हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इन नेचर कहा था, वैसे ही हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम को भी डायनेमिक इन नेचर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको ग्राफ समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ग्राफ, सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारा वाई एक्सिस होता है, यह हमारा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिया हुआ। किसका कंसंट्रेशन लिया मैंने, भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स की बात करूंगा रिएक्शन में। और यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस ग्राफ इज here drawn between the concentration versus time। आप टाइम भी बोल सकते हो, हम टाइम के साथ इसको यहाँ पे देख रहे हैं। अब जरा देखना, जब रिएक्शन, जैसे मान लीजिए इसी का ग्राफ हमने दिया है a प्लस बी गिव सी प्लस डी। अब a प्लस बी हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स, और मीन्स रिएक्टेंट्स, सी प्लस डी क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स p। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान करना, जैसे ही आप बोलोगे स्टार्टिंग में, अब कंसंट्रेशन यहाँ दिया है ना मैंने, यहाँ इस जगह पे कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ तो जीरो है, या तो जीरो इधर के लिए भी है, अभी आपका टाइम शुरू भी नहीं हुआ है, अभी आपका कंसंट्रेशन भी जो है यहाँ पे कम है, जीरो है। फिर यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, इंक्रीज इंक्रीज, क्योंकि एरो को देखो ना, ये नीचे से ऊपर की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगी बेटा, टॉप पे। मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस ग्राफ में हम कहाँ देखेंगे, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कहाँ है भाई, इधर है। तो यहीं से मैंने इसीलिए ये वाली लाइन में दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ये ब्लैक लाइन जो दी है, इसके ऊपर मैं रेड दे रहा हूँ अभी, लेकिन एक्चुअली मैंने जो ड्रॉ किया है वो ब्लैक लाइन है। तो वो ब्लैक लाइन जो दी हुई है ना, जिसके ऊपर मैं ये रेड आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये बेटा रिएक्टेंट्स की ग्राफ में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, रिएक्टेंट्स का प्लॉट, रिएक्टेंट्स का ग्राफ बता रहा हूँ। तो उनका कंसंट्रेशन चूंकि मैक्सिमम है इनिशियली स्टार्टिंग में, तो अब प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन क्या है भाई, प्रोडक्ट तो आप बताएंगे सर प्रोडक्ट्स को कैसे दिखाया आपने, सी और डी करके दिखाया। और आपको मालूम है केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्लास 12 में बच्चे, तब तक आप याद रखना। जैसे देखो हमारे रिएक्टेंट्स ए प्लस बी है और प्रोडक्ट्स हमारे सी प्लस डी है, तो जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन मैथमेटिकली लिखते हैं ना, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जो हम लिखते नहीं है ये वर्डिंग करके, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट, क्वांटिटी, है ना, इसको हम मैथमेटिकली समझते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में आपके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहाँ पर मैंने लिखा है, इस वाली लाइन में मैंने दिखाया है कि ये है कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ डी, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो है ना प्रोडक्ट, सी और डी, तो उनका कंसंट्रेशन। अब देखना बेटा, मैं इसको रेज करके यहाँ पे बताता हूँ। देखो जब रिएक्शन स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का ज़्यादा था, तो आप बोल रहे हो कि जैसे जैसे वक्त होता जाएगा, जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, अब यहाँ की तरफ
टाइम तो चलता है, जैसे रिएक्शन मान लो शुरू हो गई तो टाइम भी चलना शुरू हो गया ना। अब आप बोलोगे सर इतने सेकेंड्स ऑफ टाइम में हैं या इतने मिनट में, इतने मिनट में, इतने मिनट में, ठीक है। अब आपका टाइम जो है आगे की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हम बोल रहे हैं जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा तो रिएक्टेंट्स का जो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन है ये घटना शुरू हो जाएगा, ये डिक्रीज होना। तो ग्राफ लाइन हम मैं कैसे ला रहा हूँ, नीचे की तरफ, यानी मैक्सिमम से मिनिमम, ये ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रही बात। यानी मान लीजिए यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ आप बोलोगे कम आएगा, यहाँ बोलोगे कम आएगा कंसंट्रेशन, इधर बोलोगे कंसंट्रेशन कम होगी, इधर बोलोगे, है ना। मतलब हम कहाँ आएंगे, वापस नीचे की तरफ आएंगे। जैसे रिएक्शन शुरू हो जाएगी तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटना शुरू कर देगा। तो बदले में लेकिन क्या होगा, अब जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटना शुरू होगा, भाई आखिर वो घटकर जा कहाँ रहा होगा, प्रोडक्ट्स बना रहा होगा। जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घट रहा है तो वो कहाँ जा रहा है घट के, आखिर वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बदले में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आप देखो प्रोडक्ट को मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से। आप बोलेंगे क्यों, आप मुझे पकड़ लेंगे ना एकदम। बच्चों इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट का स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन तो जीरो है ना, तो मैं जीरो से ही शुरू हो जाऊँगा। मैं बोलूँगा जैसे ही आपके रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन घटना शुरू करेगा टाइम के साथ साथ, वैसे ही मेरे प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना। जैसे आपका टाइम यहाँ पहुँचा, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ गया प्रोडक्ट्स का। फिर आपका टाइम यहाँ पहुँचा तो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तो घट गया, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन एरो नीचे से ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर देखिए, इधर देखिए, बढ़ रहा है। तो एक स्टेज इसी तरह से आ रही है। अब ये दो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं, रिएक्टेंट्स का रेट डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट्स का रेट जो है वो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स का पहले कंसंट्रेशन बोलते हैं, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ए स्टेज कम्स, जो इतना मैंने आपको समझाया, एक समय ऐसा आ जाता है। अब अगर इनकी स्पीड की भी साथ में बात कर लें कंसंट्रेशन के साथ, जब रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्टेंट्स का यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो भी इसके साथ, ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी रिएक्टेंट्स बदल रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी ना। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिक्रीजिंग। और जब यहाँ प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो आपके कहाँ है, राइट साइड पर। तो आप बोलोगे प्रोडक्ट्स जब यहाँ पर उनकी जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, तो प्रोडक्ट्स की जब CAD की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर ही जाकर वो रिएक्टेंट्स में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो बैकवर्ड रिएक्शन इसका मतलब का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी रेट के हिसाब से बताएं तो भी आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ इस रिएक्टेंट के साथ लिंक्ड होगा जो कि डिक्रीज हो रहा हो, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये आपका यहाँ पे किसके साथ लिंक है, ये प्रोडक्ट्स के साथ। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इंस्टेड ऑफ दैट इंक्रीजिंग, कि जो इसका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, प्रोडक्ट्स का रेट है, वो इंक्रीज हो रहा है बदले में। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि यानी ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये दोनों जैसे यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, मीट हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये लाइन इस तरह से बता दी, ये दोनों यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये पॉइंट, यहाँ से मैंने फिर एक ही लाइन, देखो ये तो दो थी पीछे से, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये कॉन्स्टेंट, ये पैरेलल आ रही है, ये क्या आ जाएगी आपके पास आगे लाइन होके। इस आगे को छोड़िए, आप यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर ये दोनों मीट हो रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स दैट ये वो पॉइंट है जहाँ पे इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट जो है वो आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेज जो है वो आ गई है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है। क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम डेवलप होने का मतलब है द रेट ऑफ ए स्टेज कम्स आफ्टर सम टाइम व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैं यहाँ लिखूंगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, BR मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन कब बच्चों, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जिसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे वहां पर, ठीक है। तो होप कि आपको ये ग्राफ जो है ये भी आपको समझ में आ गया हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे आपने खास करके इस ग्राफ में ध्यान दिया कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमारा
रिएक्टेंस का जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो यानी रेट ऑफ स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो भी डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो उसी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स का जो रेट था, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो था वो हमारा इंक्रीज़ होना जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरह से ये मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से या ग्राफिकल मोड से जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया हो, लेकिन बच्चों तब ही जाके मुमकिन है जब अब यहाँ पे आप इसको कंसंट्रेशन से देखेंगे। अब इसका थोड़ा सा नेक्स्ट हेडिंग में एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का बेटा, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो, अगर आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं, वही हम कुछ यहाँ पे रिवाइज करेंगे और कुछ आपको थोड़ा सा और याद रखने हैं, लेकिन लगभग मैक्सिमम आपके वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे क्या है, जैसे देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ रहा है। कंपैरेटिव स्टडी कीजिए फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बेटा। तो द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। क्या हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं दोहराया? वहाँ पे हमने नहीं कहा, बिल्कुल कहा है। तो कौन सी दिक्कत है आपको ये याद रखने की कि जैसा यहाँ वहाँ पे आपने देखा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जो सिस्टम की होती है, मेजरेबल प्रॉपर्टी जो सिस्टम की होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर इन द सेंस मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह हो गया, कलर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये क्या रहती है? कॉन्स्टेंट रहती है जब इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हो गया। दूसरा सेम वहीं से आ रहा है जहाँ हमने वहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, द इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो डायनामिक इन नेचर। आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम को भी तो डायनेमिक कहा था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी जो है वो डायनेमिक इन नेचर है। तो सेम फीचर आ रहे हैं, कंपैरिजन करके फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ आप याद भी रखेंगे, आसान भी रहेगा आपके लिए। तो ये भी डायनेमिक इन नेचर है, ये भी चलता फिरता है। यहाँ पे भी आप कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम इज आल्सो डायनेमिक इन नेचर, मीन्स दैट द टू अपोजिंग प्रोसेसेस आर अकरिंग, टेकिंग प्लेस एट इक्वल रेट्स, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर आप बताएंगे यहाँ पे, सच एन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स वी आर हियर स्पेशली टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। सच एन इक्विलिब्रियम इज आल्सो अटेंड इन क्लोज कंटेनर। बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान करो, ये बात हमने वहाँ पर भी पढ़ी थी। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या ओपन कंटेनर में होता है? नहीं 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 नहीं। जनरली टर्म इक्विलिब्रियम हम कह रहे हैं कि याद रखो कि वो क्लोज कंटेनर में होती है। तो फिजिकल हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, दोनों कहाँ पे डेवलप होंगे? क्लोज कंटेनर्स में। ये कॉमन आ रहा है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी आपने बताया, यहाँ पे भी बताया। सच एन इक्विलिब्रियम इज आल्सो अटेंड इन क्लोज कंटेनर्स। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी फोर्थ वन, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। यस, अभी ग्राफ भी पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की रहती है और प्रोडक्ट्स की रहती है वो कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? अभी ग्राफ से भी समझाया मैंने आपको कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आता है यहाँ पे। नेक्स्ट फीचर है बेटा, ए केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड। एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो आ जा सकता है, कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ, अगर क्या हो, ये भी एक कंडीशन हुआ करती है, ठीक है, ओनली इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू एस्केप आउट। मतलब कि अगर एक प्रोडक्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट जो है वो अलाउ किया जाए टू एस्केप आउट, मतलब कि वो लीव करे, लेफ्ट करे सिस्टम से। ओनली इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज अलाउड टू एस्केप आउट, ये भी एक कंडीशन हुआ करती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ कर सकता है एक इक्विलिब्रियम का, जिस इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ए केमिकल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, क्या आइदर डायरेक्शन, क्या कह रहे हो आप यहाँ पे? मतलब ये कि द इक्विलिब्रियम यानी केमिकल इक्विलिब्रियम, इट कैन बी अटेन्ड आइदर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई या तो रिएक्टेंट्स की डायरेक्शन से या फिर प्रोडक्ट्स की डायरेक्शन से जो है ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट है बेटा एक कैटलिस्ट। मान लीजिए मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले आपको,
तो चलिए फिर से यहाँ पर ये बात आ गई, ये कैटालिस्ट अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो तब इक्विलिब्रियम को ये क्या डिस्टर्ब करेगा या किस तरह का यहाँ पे इसका इफेक्ट होगा कैटालिस्ट का इक्विलिब्रियम पे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे ए कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। डज नॉट ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स इट डजेंट चेंज, ये नहीं बदलता है इक्विलिब्रियम। ये जो कैटालिस्ट है बच्चों, कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को नहीं डिस्टर्ब करता है। ए कैटालिस्ट डज नॉट ऑल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स, लेकिन बदले में क्या करता है, बट हेल्प्स टू अटेन इट, ये इसको लाने की कोशिश करता है और ये इसे लाता है, वो भी अगर विदाउट कैटालिस्ट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना हो तो उसे काफ़ी समय लगता है। अगर उसमें आपने कैटालिस्ट डाला हो तो वहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम उससे पहले ही आ जाएगा, बट हेल्प्स टू अटेन इट इन मच अर्ली या इन मच अर्लियर टाइम, यानी बहुत कम समय में एज कम्पेयर टू अगर विदाउट कैटलिस्ट वो रिएक्शन हो रही हो तो तब में भी उसको समय लगे, लेकिन अगर कैटलिस्ट हो तो उससे थोड़ा उसको कम टाइम लग सकता है और उसमें इक्विलिब्रियम ज़्यादा जल्दी यानी अटेन हो सकता है कैटलिस्ट वाली रिएक्शन में, कैटलिस्ट वाले सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहाँ पे भी हमने बताया था, यहाँ पे भी बता रहे हैं हम कि इक्विलिब्रियम पे जो फ्री एनर्जी चेंज होता है, आपको मालूम है ना फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, अपने आप से पूछो, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हैं अवेलेबल विद इन द सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क डन वगैरह, तो वो यहाँ पे जीरो होती है। इस समय इक्विलिब्रियम पे ये फ्री एनर्जी चेंज जो होती है, आप बताएंगे फ्री एनर्जी में कितनी एनर्जी जो है यानी वो वर्क डन के लिए लगी हुई है, जीरो, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। फ्री एनर्जी चेंज इन फ्री एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम हम ये बात कह रहे हैं, ये आपको जहन में रहे, एट इक्विलिब्रियम द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज जीरो, दैट इज मैथमेटिकली वी कैन से दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने ये टॉपिक्स जो हैं, ये हेडिंग्स जो है वो डिस्कस की, जिनमें मैं आपको लास्ट पे रिकैप्चुलेशन में ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमने आज जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, उसके बाद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, वो क्या होता है, कुछ उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए, उसके बाद हमने एक जनरल कंसिडरेशन, जनरल केमिकल रिएक्शन लेके जो है केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के वो डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और आपको फाइनली ये भी बताऊँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी हम वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है बच्चों वो आप तक भी पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।